दोस्तों नमस्ते। आज हमारा टॉपिक जो मोटिवेशन मैंने आपको पढ़ाया था, मोटिवेशन में जो हम पढ़ रहे थे, उसी मोटिवेशन टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ लाइव सेशन जो हमारे हुए उसमें कुछ बच्चों का दो बच्चों का कमेंट आया कि सर आप ऑनलाइन के खिलाफ इतना क्यों बोलते हो। अब एक बात सोचिए, जो इंसान खुद ऑनलाइन पढ़ा रहा है और वो भी ऑनलाइन के खिलाफ बोल रहा है, तो कोई ना कोई रीज़न तो ऐसा होगा, कुछ ऐसी बातें तो होंगी कि मुझे कई बार ये चीज़ बोलनी पड़ती है। मैं खिलाफ नहीं हूँ। एक सीमित उपयोग, सही दिशा में उपयोग यदि किसी चीज़ का किया जाता है तो वो फ़ायदेमंद भी हो सकता है। लेकिन इस ऑनलाइन की वजह से 5 से 10 बच्चों की डेली काउंसलिंग, डेली डिप्रेशन, मेंटली प्रॉब्लम, एक कन्फ्यूजन, विचित्र स्थिति कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, वो ऐसे करें वो ऐसे करें, उस टेस्ट में ये हो गया, उस टेस्ट में ये हो गया, उस टीचर ने हमें ये बता दिया, उसने ये बता दिया। ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे विकल्प मिल गए। अब जो अच्छा बच्चा होगा उसको तो पता है, वो तो एक सही दिशा चुन सकता है। लेकिन जब आपके सामने हजारों मार्ग आ जाएं और आपको सही लक्ष्य का पता नहीं हो, तो वहाँ जो एक बेचारा नॉर्मल बच्चा होगा वो उलझ के रह जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि उलझाने वाला मार्ग है, आप उसी मार्ग को चुनिए जहां आप सही तरीके से निर्णय ले सकें, और उससे बेहतर मार्ग किताबों से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा, बाकी मैं खिलाफ नहीं हूं। चाहे आप 12 घंटे यूज करें, चाहे 24 घंटे यूज करें, आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है तो निश्चित रूप से आप में इतना विवेक है कि क्या सही है क्या गलत है, ये आप खुद तय कर सकें। मैं अपने अनुसार एक मार्ग दिखाता हूँ, मैं ज़रूरी नहीं कि हर बार सही रहूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को कहीं भी अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं इसके कोई खिलाफ हूँ, खिलाफ नहीं हूँ। जो साइकोलॉजिकल रिजल्ट्स मेरे सामने आए थे, मैंने केवल उन्हीं के ऊपर चर्चा के आधार पे बताया। तो खैर छोड़िए, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मोटिवेशन, और मोटिवेशन टॉपिक के अंतर्गत मैंने अब तक आपको पढ़ाया है अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की प्रकृति क्या है और अभिप्रेरणा के प्रकार क्या है। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु समझाने जा रहा हूं, अभिप्रेरणा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के तत्व कह दो, चाहे इसको अभिप्रेरणा चक्कर के नाम से भी संबोधित करते हैं, तो मैं दोनों चीजें समझाऊंगा, अभिप्रेरणा चक्कर क्या होता है और अभिप्रेरणा के तत्व क्या होता है। देखो, कभी भी किसी भी टॉपिक को समझो, किसी भी टॉपिक को पढ़ो आप, तो आपके दिमाग में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए कि जैसे मैंने एक शब्द यूज किया अभिप्रेरणा के तत्व है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अभिप्रेरणा के एलिमेंट्स क्या होते हैं, अभिप्रेरणा के तत्व कहते किसको हैं। तो अभिप्रेरणा के तत्व की जब भी बात आएगी, 4 तत्व होते हैं, याद रखना कौन कौन से। एक होता है आवश्यकता, नीड, ठीक है, ये पहला कारक होता है जिसको अपन नीड बोलते हैं। दूसरा होता है चालक, ड्राइवर, जिसको आप प्रनोद कह दें, अंतर्नोद कह दें। तीसरा होता है उद्दीपन या प्रोत्साहन, इंसेंटिव कह दें आप इसको, ठीक है। और चौथा होता है प्रेरक। ये प्रेरक वैसे सबसे व्यापक तत्व है, शुरुआती रूप से 3 चीजों को समझना है, और जो प्रेरक होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, और ये जो पहले वाले तीनों कारक हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। अब देखिए, कंपटीशन की अपन तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते समय हमें पता चलना चाहिए कैसे कहां से क्या प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अभिप्रेरणा के एलिमेंट्स, आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि यहां से प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, कि मैं कैसे इसको पढ़ के जाऊं कि मेरा कोई भी प्रश्न यहां से गलत नहीं हो। तो अभिप्रेरणा के तत्व जब हम पढ़ रहे हैं तो पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है कि 4 तत्व होते हैं, आवश्यकता होता है, चालक होता है, उद्दीपन होता है और प्रेरक होता है। अब 2012 और 16 दोनों सेकंड एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया था कि अभिप्रेरणा के अंतर्गत शामिल है या अभिप्रेरणा के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहां इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, वहां ऑप्शन में आवश्यकता भी था, वहां ऑप्शन में अंतर्नोद, चालक नहीं था, अंतर्नोद, लैंग्वेज चेंज होती है आपको पता है। तीसरा वहां प्रोत्साहन भी था, और चौथा ऑप्शन था वहां मूल प्रवृत्ति। अब कई बार हमें लगता है कि मूल प्रवृत्ति शामिल है कि नहीं। याद रखना, अभिप्रेरणा के तत्वों की जब भी अपन बात करेंगे तो अभिप्रेरणा के तत्वों में केवल आपको 4 तत्व याद रखने, किन तत्व याद रखने, 4 तत्व आपको याद रखने, स्पेशली 4 के अलावा आपके दिमाग में कोई भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 4 तत्वों की जब भी हम बात करते हैं तो आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और प्रेरक, ये चारों आपके दिमाग में आएंगे, ठीक है। ये तो एक नॉर्मली प्रश्न हो गया कि विप्रेरणा के तत्व कौन से हैं, चालक कौन से हैं, तत्व कौन से हैं। तो सामान्य प्रश्न तो ये हो गया, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रोत्साहन और मोटिव, प्रेरक, ये 4 तत्व शामिल है, ठीक है। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा, तो एक एक चीज को बारीकी से समझना है, ठीक है। ये 4 तत्व देख लिया, आपके समझ में आ गया ना कि अभिप्रेरणा के अंतर्गत शामिल क्या और शामिल क्या नहीं है। तो शामिल में केवल 4 तत्व मानने हैं आपको, ठीक है। बाकी अलग विद्वानों का अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें आएंगी, लेकिन यहां मूल रूप से प्रश्न पूछता तो आपको 4 चीजें याद रखनी है। अब मैं इनको सीक्वेंस में एक एक चीज पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं आवश्यकता, नीड। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा आवश्यकता, आवश्यकता क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अपन क्या बोल देंगे इसको, नीड बोल देंगे, ठीक है। तो नीड क्या है। अब आवश्यकता जैसे मैं लिख रहा हूं कि विप्रेरणा का पहला कारक आवश्यकता है, इसके साथ आपके माइंड में इमेज ये बनानी है कि सर यहां से प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। देखिए, 3 टाइप के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं।
तीन टाइप के प्रश्न। कौन से? एक तो आवश्यकता पहला कारक है, यानी अभिप्रेरणा का पहला तत्व है, और पहला इसका मतलब अभिप्रेरणा का प्रारंभ किससे होगा? आवश्यकता से होगा। यानी आवश्यकता है तो अभिप्रेरणा प्रारंभ होगी, वरना अभिप्रेरणा प्रारंभ नहीं होगी। विदाउट नीड आप मोटिव नहीं हो सकते। आप कई बार कहते हो कि सर आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है आपकी पढ़ाई? क्योंकि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की। यदि आप जॉब लगे हुए होते, बहुत अच्छी जॉब पे होते, तो शायद आप मेरा वीडियो भी नहीं देखते, लेकिन आप मेरा वीडियो देखते हैं और प्रेरित होते हैं। उसका रीजन है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो आवश्यकता है। विदाउट नीड याद रखना कुछ भी नहीं होता इस चीज़ को। तो पहला कारक कौन सा हो गया? आवश्यकता हो गया। ठीक है, तो प्रारंभ किससे हो गया? आवश्यकता से हो गया। नीड पहला कारक हो गया। अब नीड पे दूसरा टाइप का प्रश्न क्या पूछेगा? आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं, ये दूसरा टाइप का प्रश्न पूछेगा। तो आवश्यकताओं के जब प्रकार की चर्चा करते हैं तो दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। एक होती हैं शारीरिक आवश्यकताएं और दूसरी होती हैं सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। ठीक है ना, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। ये दूसरा टाइप का प्रश्न यहां से पूछता है कि शारीरिक कौन सी होती है और सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन सी होती है। और तीसरा टाइप का प्रश्न जो पूछता है आवश्यकताओं पे किसने विशेष अध्ययन किया था क्या? तो आवश्यकताओं पे विशेष अध्ययन किसने किया था? मेस्लो ने किया है। किसने किया है? मेस्लो। ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा। मेस्लो का आत्मसिद्धि सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, मैं अलग से कभी करवाऊंगा। बहुत छोटा सिद्धांत है बट अलग से करवाऊंगा उसको। मेस्लो को पूरा अलग से करवाऊंगा। समझ लीजिए, आवश्यकता अभिप्रेरणा का पहला कारक है, पहला तत्व है। अधिक अभिप्रेरणा का प्रारंभ किससे होता है? आवश्यकता से होता है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, दिमाग में दूसरा विचार नहीं रखना है कि अभिप्रेरणा का प्रारंभ किससे होगा? आवश्यकता से। नीड इसको बोलते हैं। आवश्यकताएं कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की, शारीरिक आवश्यकताएं और दूसरी कौन सी हैं? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। अब देखिए, शारीरिक आवश्यकताओं पर 3 प्रश्न पूछे गए। अब तक जितने पेपर उठा के देखोगे, 10 साल के पेपर, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर सिलेक्शन कैसे हो। मैंने कितनी बार बोला है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। आपको लगता है कि सब कुछ ऑनलाइन में होगा। ऑनलाइन में घुस जाओ ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सिलेक्शन के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। मैं एक अच्छी किताब को चुनूं, ऑथेंटिक किताब को चुनूं, बेहतरीन किताब को चुनूं। उस किताब को चुनने के बाद उसके जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उन टॉपिक्स के अनुसार, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं उनको अच्छे से तैयार करूं, पढूं, उनके नोट्स बनाऊं। तीसरा, पूर्व एग्जाम के पेपर को सोल्व आउट करूं, और इन तीनों को मैं लगातार अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लूं। ये सक्सेस होने के लिए सबसे जरूरी होता है, लेकिन शायद हम इन चीजों में ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आपको कितनी बार भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, तो आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे। याद रखना, शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। अब शारीरिक आवश्यकताओं पे 3 टाइप के प्रश्न, जैसे मुझे आइडिया लगता है कि यहां से ऐसे प्रश्न आता है, वो आपको भी लगना चाहिए। शारीरिक आवश्यकताएं मुख्य रूप से 5। शारीरिक आवश्यकताओं को आप जैविक आवश्यकता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जैविक आवश्यकता भी आप इनको कह सकते हैं। शारीरिक आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? जैसे भोजन है, भोजन क्या है? शारीरिक आवश्यकता है। पानी है, ठीक है। नींद है, ठीक है। काम है, ठीक है। मलमूत्र त्याग है, ठीक है। ये क्या है? अपनी शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक कह दो, जैविक कह दो, भोजन है, पानी है, नींद है, काम है, मलमूत्र त्याग है। ये मूल रूप से 5 हमारी जैविक आवश्यकताएं और 5 ही हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। यद्यपि एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक हुए मुर्रे। कौन हुए? मुर्रे। इन्होंने शारीरिक आवश्यकताओं को 12 भागों में विभाजित किया, 12 बताई हैं, और सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की इन्होंने संख्या बताई 28। देखिए, 2 चीजें बोल रहा हूं मैं। शारीरिक आवश्यकताएं, स्पेशली जैविक आवश्यकताएं जिन्हें कहते हैं, 2 प्रकार की होती हैं। शारीरिक आवश्यकताएं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं वो मुख्य रूप से 5 होती हैं। भोजन, पानी, काम, नींद, मलमूत्र त्याग। ये 5 हमारी मूल जरूरत आवश्यकताएं। यद्यपि हेनरी मुर्रे ने, किसकी बात कर रहा हूं मैं? हेनरी मुर्रे ने 12 शारीरिक आवश्यकताओं का जिक्र किया है। ये आपको याद नहीं रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी नहीं पूछेगा। और सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में हेनरी मुर्रे ने 28 आवश्यकताएं बताई हैं। कितनी आवश्यकताएं बताई हैं? 28 आवश्यकताएं बताई हैं। लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि 28 कौन सी हैं और 12 कौन सी हैं। आपको ये हेनरी मुर्रे का एक जिक्र आपको मैंने बताया है केवल कि मुर्रे का संबंध है इनसे। ठीक है, मूल रूप से क्या समझना है कि शारीरिक आवश्यकताओं में 5 आवश्यकताएं। अब जैसे मैंने लिखा भोजन, पानी, काम, नींद, मलमूत्र त्याग, ये 5 शारीरिक आवश्यकताएं। यहां प्रश्न कैसा पूछेगा? 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, आपके सामने ऑप्शन में दिया गया है कि भोजन है, आवश्यकता है, चालक है, क्या है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया। आपको केवल पहचान करनी है भोजन क्या है, हमारी आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में यही पूछा गया है, पानी क्या है, तो पानी भी क्या है, आवश्यकता है। और तीसरा प्रश्न यहां से पूछा गया है कि सबसे कम जरूरी आवश्यकता कौन सी होती है। जब 5 आवश्यकताएं पढ़ रहे हैं, हम सबको पता है कि इनमें से 5 में से 4 ऐसी हैं जिनके बिना जिंदगी चल नहीं सकती, लेकिन एक ऐसी आवश्यकता होती है काम।
कौन सी आवश्यकता? काम। काम ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना जीवन चलाया जा सकता है, नहीं काम जरूरी नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। काम का मतलब यहां किससे लिया जाता है? काम परवर्ती, मतलब हमारी जैविक इच्छा, सेक्स, इनसे लिया जाता है, ठीक है। तो ये काम जो है वो आवश्यक नहीं है, ठीक है। यहां एक पर्सन और दिमाग में रखना है कि वैसे तो ये सभी चक्रीय आवश्यकता होती हैं, लेकिन स्पेशली मनोवैज्ञानिकों ने भोजन को, पानी को और काम को चक्रीय आवश्यकता कहा। किसको? भोजन को, ठीक है, काम को और पानी को क्या कहा इन्होंने? चक्रीय आवश्यकता। ये चक्रीय आवश्यकता इन्होंने दिया कि निर्धारित चक्कर में उत्पन्न होती रहती हैं। तो ये चक्रीय आवश्यकताएं क्या होगी? भोजन, पानी, काम। सबसे कम जरूरी आवश्यकता कौन है? काम है, ठीक है। आवश्यकताओं के दो प्रकार कौन से हैं? शारीरिक आवश्यकताएं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। हेनरी मूरे ने कितनी शारीरिक आवश्यकताएं बताई हैं? 12 बताई हैं। वैसे मूल रूप से कितनी होती हैं? 5 होती हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का मतलब क्या है? यानी जो शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा जो कुछ भी बच गई वो सब की सब क्या कहलाती हैं? सामाजिक मनोवैज्ञानिक। जैसे कि संबंध बनाना है, जैसे कि उपलब्धि है, ठीक है, जैसे कि प्रेम है, ठीक है, जैसे कि सुरक्षा है, ठीक है। मतलब जितने भी बसती हैं, आपको रटना नहीं है कि आप कितनी 28 आवश्यकताएं याद करें। जितनी भी बसती हैं सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जिनसे संबंध होता है वो सब सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं। इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इन पे अभी तक किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया है। आपको केवल याद रखना है शारीरिक आवश्यकताएं क्या हैं और शारीरिक आवश्यकताओं में 3 मूलभूत आवश्यक, 3 चक्रीय आवश्यकताएं कौन सी हैं और सबसे कम जरूरी आवश्यकता काम को कहा गया है। यह आपको स्पेशली याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना। आवश्यकताओं का विशेष अध्ययन किसने किया? मेस्लो ने। यह पहला कारक हो गया, समझ में आ गया। अभिप्रेरणा का पहला कारक कौन है? आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब क्या है? शरीर में कोई चीज की कमी भी आवश्यकता होती है और अति भी। कमी और अति, कमी होगी, ठीक है, भूख लग रही है तो कमी है तो भोजन आवश्यकता होगी। अति होगी, मलमूत्र त्याग रहे हैं, क्या है? अति है। तो कमी और अति दोनों ही किसको कहा जाता है? आवश्यकताओं कहा जाता है। आवश्यकताओं के 2 प्रकार, शारीरिक आवश्यकताएं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक में प्रेम, सुरक्षा, जिज्ञासा, उपलब्धि, संबंध बनाना, ठीक है, ये सब आवश्यकताएं हमारी क्या होती हैं? सामाजिक मनोवैज्ञानिक होती हैं। और 5 इसमें शारीरिक आवश्यकताएं। हेनरी मूरे का जिक्र याद रखना है। ये पहला कारक हो गया। और आवश्यकताओं का विशेष अध्ययन किसने किया था? अब्राहम मेस्लो ने किया था, जिन्होंने अपनी किताब मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया। वो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत क्या है, उसकी 5 श्रेष्ठ आवश्यकताएं क्या हैं, बी आवश्यकताएं क्या बोला गया है, ए आवश्यकताएं किसे बोला गया है, कंप्लीटली मैं अलग से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये पहला बिंदु समझ में आ गया, आवश्यकता, नीड क्या है, ठीक है। अब देखिए आवश्यकता पहला बिंदु हमारा हो गया यहां पे। अब 2 नंबर पे आएगा आवश्यकता के बाद, आवश्यकता बिंदु के बाद 2 नंबर पे मैं चर्चा कर रहा हूं। आवश्यकता के बाद जैसे अभिप्रेरणा के तत्व हम पढ़ रहे हैं, अभिप्रेरणा तत्व में पहला हमारा आवश्यकता पूरा हो गया। अब 2 नंबर पे जो कारक आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा चालक। क्या आएगा? चालक आएगा, याद रखना। किसको बोलेंगे? इसको अपन चालक बोलते हैं। आप चालक कह दें, आप इसको परनोद कह दें, आप इसको, और अंतर्नोद कह दें आप इसको, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? ड्राइवर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ड्राइवर। चालक, परनोद, अंतर्नोद या ड्राइवर, ठीक है। सबसे पहले आपके अंदर क्या पैदा हुई? आवश्यकता हुई। आवश्यकता किसको जन्म देगी? चालक को देगी, परनोद। आप देखो लैंग्वेज का चक्कर है, चालक है वही परनोद है, परनोद है वही अंतर्नोद है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? ड्राइवर। यानी जो तत्व है, जो तत्व वो आंतरिक कारक जो क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। चालक का मतलब ड्राइवर। ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी को चलाता है। वैसे हमें कौन चलाता है? ये चालक चलाता है। जो तत्व आपको आंतरिक रूप से किसी व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करेगा। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया चालक का? ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब क्या हो गया? वह कारक जो आंतरिक रूप से आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है वो क्या कहलाता है? चालक। यद्यपि शेफर ने इसके बारे में, ये भी शेफर ने भी कहा इसके बारे में, शेफर ने भी कहा है कि यह वो उत्तेजक है जो अचल है, ठीक है, जो मतलब एक प्रकार से आपको एक उत्तेजना प्रदान करता है कार्य करने के लिए। तो उत्तेजना प्रदान जो करता है कार्य करने के लिए वो क्या है? चालक है। तो ये परिभाषाएं अंदर से इतने नहीं पूछता है, आपको केवल इतना याद रखना है चालक का तात्पर्य क्या है। वह आंतरिक कारक जो आपको आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई भी व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगा वो क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा। अब चालक पे देखिए 2 ही टाइप के प्रश्न पूछता है। जरा दिमाग में गंभीरता लानी नहीं है, नॉर्मली चीज समझना कि प्रश्न कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। चालक के ऊपर ज्यादा कोई 20 मिनट पढ़ा दो, 20 लाइन पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। केवल एक समझना है कि आंतरिक कारक जो क्रिया करने के लिए प्रेरित करेगा। चालक पे 2 ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज तक के पेपर उठा के देख लेना, केवल 2 टाइप के प्रश्न पूछे गए चालक में। प्यास क्या है और भूख क्या है।
भोजन आवश्यकता है, चालक क्या हो गया, भूख हो गया। पानी आवश्यकता है, चालक क्या हो गया, प्यास हो गया। तो केवल दो ही चीज याद रखनी है, भूख क्या है, चालक है, और प्यास क्या है, चालक। क्योंकि बाकी के सेम टू सेम नाम होते हैं, इसलिए उनको पूछता नहीं है। काम का काम मुक्ता हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो वो उन पे कभी एग्जामिनर पूछता नहीं है। इन दोनों को जरूर पूछ लेता है कि भोजन आवश्यकता है, भूख क्या हो गया, चालक हो गया। पानी आवश्यकता है, प्यास क्या हो गया, चालक हो गया। समझ में आ गया भूख प्यास का मतलब। चालक में कितना समझना है, जो तत्व आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगा, वो क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बहुत ईजी चीजें, सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, भूख क्या और प्यास क्या। बाकी आपको दिमाग में और चीज लानी नहीं है, बस इतना बहुत है, जितना जरूरी उतना ही। मैं कई बार बोलता हूँ ना, ऑनलाइन का क्या, कई बच्चे पूछ रहे ऑनलाइन की सर आलोचना क्यों करते हो, करनी पड़ती है। सही को मैं सही, गलत को गलत नहीं बताऊंगा, कैसे काम चलेगा। ऐसे वीडियो जो टीचर्स 20 घंटे में साइकोलॉजी पढ़ाते थे, ऑनलाइन की वजह से वो 80 घंटे में पढ़ाने लग गए। देख देख के आपको कंटेंट पढ़ाना, आप उसको पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हो। उनको ये तो चलना चाहिए कि वांछनीय क्या है, सही क्या, गलत क्या है। एक टॉपिक में ये तो समझ में आना चाहिए कि पर्सन कहां से और कैसे आता है। आप बहुत ज्यादा विषय वस्तु दो, विषय वस्तु किताब में होती है ऑलरेडी। आपको ये समझना है कि वहां से मेरे को लेना क्या है और छोड़ना क्या है। तो ये चीज जब तक समझ में नहीं आएगी कोई मतलब नहीं है। खैर बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो ये दूसरा कारक हो गया चालक। भूख और प्यास दो चीज याद रखनी है। तीसरी चीज आपको समझनी है यहाँ पे, तीसरी चीज की बात कर रहा हूं मैं। तीसरी चीज है आपका तीसरा कारक, उद्दीपन या प्रोत्साहन, इंसेंटिव। उद्दीपन कह दो, इसको प्रोत्साहन कह दो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे साहब, इसको इंसेंटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसेंटिव बोलेंगे। उद्दीपन या प्रोत्साहन, इंसेंटिव। अब देखिए, सबसे पहले कौन उत्पन्न हुई, आवश्यकता। आवश्यकता ने किसको जन्म दिया, चालक को जन्म दिया। अब जो चालक है उसकी संतुष्टि किससे होगी, वो इंसेंटिव कहलाएगा, उद्दीपन कहलाएगा। यानी जो तत्व है आपके चालक को संतुष्ट कर देगा, वो क्या कहलाएगा, उद्दीपन कहलाएगा। सबसे पहले कौन उत्पन्न हुई, आवश्यकता। आवश्यकता ये बात कौन, चालक। चालक को जो संतुष्ट करेगा वो कौन कहलाएगा, उद्दीपन। तो चालक को जो संतुष्ट कर देगा, चालक जो है वो संतुष्ट हो जाएगा, वो तत्व कौन है, आपका इंसेंटिव। समझ में आया क्या। देखिए, इंसेंटिव द्वारा आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, और आवश्यकता की पूर्ति होती है आपका चालक जो है वो रुक जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन विप्रेरणा चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विप्रेरणा चक्र। ये दो प्रकार का होता है उद्दीपन या प्रोत्साहन। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कितने प्रकार का होता है, सकारात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अब थारे समझ में आ रही हो सकारात्मक नकारात्मक को मतलब क्या है, समझ में आ रहा है कुछ, सकारात्मक का मतलब क्या है। देखिए, भूखा है कोई व्यक्ति और उसको भोजन मिल गया, मतलब उसको कौन सा उद्दीपन मिला, सकारात्मक मिला, पॉजिटिव मिला। और यदि मान लीजिए उसको भोजन नहीं मिला, उसको कोई नेगेटिव मिल गया, कोई दंड मिल गया, कोई और आलोचना हो गई, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो नकारात्मक हो गया। नकारात्मक भी संतुष्ट करता है, नकारात्मक भी संतुष्ट करता है और पॉजिटिव भी संतुष्ट करता है। समझ में आ रहा है आपको। उद्दीपन जो चालक को संतुष्ट कर देगा, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। बच्चे को भूख लग रही है, खाना दे दिया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन मम्मा को गुस्सा आ रहा था, मम्मा ने 2 मारी थप्पड़ के, नजदीक आएगा, घंटे पर नजदीक नहीं आएगा, भूख गायब हो जाएगी घंटे भर के लिए। तो नेगेटिव भी कई बार संतुष्ट कर देता है, दंड भी कई बार संतुष्ट कर देता है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है उद्दीपन। अब देखिए, इसको समझना। अभिप्रेरणा के शुरुआती 3 तत्व समझा रहा हूं मैं आज आपको। इसको अभिप्रेरणा चक्र बोलते हैं। इन तीनों को आप यूं समझ लिए, मोटिवेशन सर्किल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन सर्किल बोलते हैं। इनको ऐसे समझना आप। मोटिवेशन सर्किल क्या है, मोटिवेशन सर्किल होता है साहब, ये ऐसे चलता है अभिप्रेरणा चक्र। ठीक है, कैसे होता है देखिए। सबसे पहले यहां आता है नीड, एन। एन के बाद आता है ड्राइवर। ड्राइवर के बाद आता है तनाव, यानी टेंशन, आंतरिक तनाव। तनाव की संतुष्टि किससे होगी, इंसेंटिव से, यानी उद्दीपन से। और यहां आता है गोल, यानी लक्ष्य की प्राप्ति। समझिएगा इसको। सबसे ऊपर हम कह रहे हैं आवश्यकता, नीड सबसे पहले है, फिर चालक है, फिर तनाव है, तनाव युक्त व्यवहार होगा आपका, फिर इंसेंटिव उद्दीपन प्रोत्साहन हो गया, फिर गोल यानी लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, समझिए कैसे। एक छोटा सा बच्चा है और वो यहां सो रहा है। 3 तत्व अभिप्रेरणा चक्र क्यों बोलते हैं इसको, वो यहां सो रहा है। जैसे वो सो रहा है, उसको क्या लगी, भूख लगी, जोर से क्या लगी, भूख लगी। आवश्यकता क्या होगी बताओ, आवश्यकता क्या होगी। जब मैं ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट पर्सन पूछता हूं तो बच्चे इसका उत्तर देते हैं, सर क्या होगी, भूख क्या होगी, आवश्यकता होगी। भूख आवश्यकता थोड़ी, आवश्यकता क्या होगी, भोजन आवश्यकता होगी। वो व्यक्ति सो रहा है, उसको क्या लगी, भूख लगी, तो आवश्यकता क्या हुई, भोजन हुई। अब वो सोता रहेगा या खड़ा होगा, वो खड़ा होगा। वो खड़ा होने के बाद खड़ा हुआ, यहाँ गया, बिस्तर से उठा, और बिस्तर से उठने के बाद वो कहाँ जाएगा, बाथरूम में जाएगा, रसोई में जाएगा। ये मैंने क्यों प्रश्न पूछा, मैंने कहा विपरीत व्यवहार, प्रकृति में बताता विपरीत व्यवहार हमेशा लक्ष्य केंद्रित होता है।
ठीक है, निश्चित दिशा में होता है, इसलिए वो बाथरूम में नहीं जाएगा, वो रसोई में जाएगा। अब रसोई में गया, रसोई में कुछ नहीं मिला, ठीक है, फिर वो रसोई में नहीं गया तो उसके बाद वो होटल में जाएगा या खेत में जाएगा? होटल में जाएगा, ठीक है। होटल वाले से पूछ रहा है भाई साहब कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए यहां से खड़ा होना, रसोई में जाना, होटल वाले के पास जाना, ये समस्त क्रियाएं और व्यवहार जो करवाई वो किसने करवाई? ड्राइवर ने। आवश्यकता उत्पन्न होगी, लेकिन आपको उस व्यवहार को करने के लिए प्रेरित कौन करेगा? क्रियाशील कौन बनाएगा? चालक बनाएगा। आवश्यकता जैसे उत्पन्न हुई, कौन उत्पन्न हुआ? चालक। खड़े हो गए, दौड़ रहे हो आप, ठीक है, क्रियाएं कर रहे हो प्राप्त करने के लिए। जैसे ही होटल वाले के पास गए और होटल वाले ने, ये तनाव उत्पन्न हो रहा है, इसकी वजह से तनाव, चालक की वजह से याद रखना। जैसे होटल वाले के पास गए और होटल वाले ने कहा कि भाई साहब बैठो मैं कुछ लेके आता हूं, और जैसे आप बैठे तो उसने क्या किया? एक प्लेट में 2 समोसे और 1 चाय लेके आ गया। अब वो 2 समोसे और जो चाय लेके आया उसको अपन क्या बोलेंगे? उद्दीपन या प्रोत्साहन, ठीक है, कि आपका चालक आपको करवा रहा था, लेकिन जैसे आपको भोज्य सामग्री की प्राप्ति हुई, किसकी प्राप्ति हुई? भोज्य सामग्री की प्राप्ति हुई, ये आपका क्या कहलाएगा? इंसेंटिव कहलाएगा, उद्दीपन या प्रोत्साहन कहलाएगा। और जैसे इंसेंटिव यानी वो जो समोसे और चाय मिली आपको, वो आपके लिए किसका काम करेगी? लक्ष्य प्राप्ति का काम करेगी। नहीं, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, आप जाके फिर सो जाओगे। ये अभिप्रेरणा चक्र है, ये लगातार चलता रहता है। दैनिक जीवन में हम प्रतिदिन इस व्यवहार को करते हैं। तो अभिप्रेरणा चक्र में कौन से तत्व शामिल हैं? आवश्यकता, चालक और उद्दीपन। ये तीनों तत्व जब मिल जाते हैं तो वो प्रेरक बन जाता है, हमारा चौथा कारक, मोटिव जिसको बोलते हैं। यहां एक विशेष बात और याद रखना, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं डेसी। कौन हुए हैं? डेसी, ठीक है। तो ये डेसी जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन डेसी ने अभिप्रेरणा चक्कर में एक तत्व को और बताया है, और वो तत्व कौन सा बताया इन्होंने कहा कि संज्ञान। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग एक तत्व बताया, संज्ञान, कंजिनेशन, ठीक है। कॉन्जिनेशन क्या है, संज्ञान क्या है? देखिए संज्ञान को समझिए आप। संज्ञान को इसने, अब पर्सन ऐसे पूछेगा ना डेसी के अनुसार विप्रेरणा चक्र में क्या शामिल है, तब बताना कि संज्ञान चौथा कारक शामिल है। मूल रूप से 3 ही कारक है। संज्ञान का मतलब क्या होता है? चिंतन, प्रत्यक्ष, मतलब मानसिक क्रियाओं का वह समूह जिसमें चिंतन है, प्रत्यक्षीकरण है, समस्या समाधान शामिल है। तो मानसिक क्रियाओं की सामान्य जो संज्ञा है वो एक प्रकार से संज्ञान है। इसमें सभी मानसिक क्रियाएं शामिल होती हैं जिनके सहायता से हम समस्याओं का समाधान करते हैं, जिसमें चिंतन है, प्रत्यक्षीकरण है, ध्यान है, सब इसमें क्या किसमें आ जाता है? संज्ञान में शामिल हो जाता है। तो डेसी ने संज्ञान को शामिल किया था। और नॉर्मली अभिप्रेरणा चक्र में 3 तत्व शामिल है, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन या प्रोत्साहन, ठीक है। ये अभिप्रेरणा चक्र कहलाता है, याद रखना, इसको समझना है। अभिप्रेरणा के तत्व वैसे 4 होते हैं। प्रेरक जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो एक अलग बिंदु में कभी अपन वीडियो बनाएंगे। इसके बाद जो वीडियो एक बनाऊंगा मैं सिगमंड फ्राइड के ऊपर, कई बच्चों का कहा था, सिगमंड फ्राइड और पियाजे का वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद जो हमें एक पेडागोजी के जो अंतिम मिनट है उसके कुछ टॉपिक्स बच्चे बार बार करें, सीसी है, अचीवमेंट टेस्ट है, मापन मूल्यांकन है, आरटी 2009 है, वो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये अपना आज का छोटा सा बिंदु था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और आप लोगों का ये प्रेम सहयोग, आपके लगभग के कमेंट मतलब 99.99 पॉजिटिव होते हैं। 1-2 बच्चों का नेगेटिव आता है, वो भी मुझे मोटिवेट करता है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितने लोग अनलाइक करते हैं। मुझे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपको ये कुछ लोग 20 से 30 ये अनलाइक क्यों आते हैं? वो हमेशा मेरे वीडियो में आएंगे, याद रखना। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं जो किसी न किसी रूप में समझते हैं कि एक जीली सी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो उस जो अनलाइक आता है वो याद रखना हमेशा लगभग वो साइकोलॉजी के टीचर्स हैं जो मेरा वीडियो जरूर देखेंगे, याद रखना, आप कभी देख लेना। और वो अनलाइक जरूर करते हैं। तो इससे कभी आपको पॉजिटिव होना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें और अच्छा अपने आप को बनाना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्रेम बना रहे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को बहुत खूब सारा।